Hello, my dear students. So, finally, today we are opening unit number 1 of your syllabus and chapter number 1, where the mind is without fear, which is composed by Rabindranath Tagore. अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये पोएम जो है सिर्फ एक पोएम ही नहीं बल्कि सॉन्ग भी है, मतलब इसको सॉन्ग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी चीज़, ये जो पोएम थी ये पूरी बंगाली लैंग्वेज में थी, क्योंकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो कैसे बंगाली पोएट थे, तो उनकी जो पोएम्स हुआ करती थी वो सारी बंगाली लैंग्वेज में हुआ करती थी। और ये कहाँ से ली गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कलेक्शन है जिसका नाम है गीतांजलि, ये वहाँ से ली गई है, यानी कि उसमें से एक सॉन्ग है ये, है ना। उस कलेक्शन को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, जिसमें ये भी एक सॉन्ग है यानी कि पोएम है। और सारी ही पोएम्स आपकी कैसी थी? बंगाली लैंग्वेज में थी। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और एज रिजल्ट वी आर स्टडिंग इन योर सिलेबस। सो इस पोएम का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये पोएम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गॉड को प्रे करते हुए लिखा है। प्रे करते हुए लिखा है क्योंकि उनका उस समय जो है हम क्या थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, है ना, स्लेव थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक ऐसे इंडिया की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, मतलब कहना चाहिए उनकी जो थी, जहाँ पर वो इंडिया को कैसा मतलब इमेजिन करते हैं, उन्होंने इस पोएम में बताया है और गॉड को प्रे किया है। तो उसको हम पढ़ने से पहले यानी कि पोएम की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और किस तरीके के ये यानी कि किस टाइप के पोएट है ये, मतलब किस लैंग्वेज के पोएट हैं ये, और इसके अलावा वो क्या क्या लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते थे, जो भी है वो सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम उनके जन्म की। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म जो है वो 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था, मतलब कहने का May 7, 1861 में कहाँ पर? कैलकटा में, है ना, इंडिया में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो August 7, 1941 इन कैलकटा, मतलब कि इनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? कैलकटा में ही हुई थी। और कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 में। इसके अलावा जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोज़र, प्ले राइट, एजेस्ट एंड पेंटर, इन सारी चीज़ों के लिए भी जाने जाते हैं। और इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, मतलब वो शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, सॉन्ग कंपोज़र भी थे, प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट भी थे, एजिस्ट ऐसे लिखा करते थे, पेंटर भी थे। इन सारी क्वालिटीज़ के लिए इनको जाना जाता था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इनका जो कलेक्शन है गीतांजलि, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। और ये पहले एक ऐसे नॉन यूरोपियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके कलेक्शन के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ दिस पोएम। इस पोएम को समझाने से पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगी आपको कि ये जो पोएम है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्यों लिखी थी। क्योंकि उस समय हम जो थे ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हम सबको जागरूक करने के लिए इस पोएम को लिखा था। और पोएम को लिखा तो था ही साथ वो गॉड को प्रे भी कर रहे थे इस पोएम के थ्रू, जहाँ पर वो गॉड को अपनी इमेजिनेशन बता रहे थे कि कैसे वो ब्रिटिशर्स के गुलामी से आज़ादी चाहते हैं और कैसे हमारे कंट्री को वो देखते हैं। इस पोएम के थ्रू उन्होंने हमें बताया है। अब एक बात बता दूं कि ये जो पोएम है 7 क्लॉसेस से मिलकर बनी हुई है, मतलब दिस पोएम इज कंपोज्ड इनटू 7 क्लॉसेस। याद रखिएगा, दिस इज अ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग की 3 लाइन्स। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic walls। कहने का मतलब कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो एक ऐसे कंट्री की कामना करते हैं, यानी कि इमेजिनेशन करते हैं, जहाँ पर जो लोगों के सर हैं यानी कि सिर जो है वो कैसे हैं? उठे हुए हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के, है ना। और जहाँ पर जो नॉलेज है वो सभी के लिए कैसा है? इक्वली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई कॉस्ट नहीं है और सबके लिए इक्वल है, सबको होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और जहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड यानी कि जो हमारा देश है वो कैसा है? दुनिया जो है
वो छोटे छोटे जो टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी ना, मतलब जो अंग्रेज़ों ने कर दिया था हमें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड, जातिवाद के और धर्म के छोटे छोटे टुकड़ों में भेदभाव में बांट दिया था। तो वहाँ पर जो वर्ल्ड है, ऐसे वर्ल्ड की कामना करते हैं जहाँ पर लोग जो है इन खंडों में डिवाइड ना हो। फिर where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। कहने का मतलब कि जहाँ पर जो लोगों के वर्ड्स हैं, यानी कि जो शब्द है वो कैसे हो, सच्चे हो, सच्चाई वाले हो। यहाँ पर जो ट्रुथ है, यहाँ पर ट्रुथ मीन्स वो सारे ग्रंथ हैं, है ना, जो होली बुक्स हैं उन सब के बारे में बात की है कि सबके जो शब्द है वो उसकी तरह ही कैसे हो, सच्चे हों। उन बुक्स में जो शब्द लिखे गए हैं ना, जैसे हम लोग गीता की बात करते हैं, बाइबल की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करते हैं, तो सभी के जो वर्ड्स होते हैं कहते हैं बहुत सच्चाई से भरे होते हैं। तो उन्हीं की तरह लोगों के जो शब्द हों वो उसी तरह सच्चे हों। और लोग जो है परफेक्शन की तरफ नहीं, बल्कि कैसा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की कामना करते हों, है ना, मतलब एक ऐसी भावना रखते हों। सबसे बड़ी बात मतलब लोग एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में न जिए कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, इसमें न जिए, बल्कि सब मिलकर एकजुट होकर काम करें। और साथ ही साथ वो यहाँ पर एक वाटर की हमको धारा से भी कंपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ड्राई डेजर्ट जो है वो यहाँ रेगिस्तान की भी बात कर रहे हैं। और वो जो बोल रहे हैं कि ये जो ड्राई डेजर्ट है इसमें वो जो धारा है पानी की वो आकर मिल जाती, हम इस तरीके के ना हो। मतलब कहने का कि हम सब जो अंधविश्वास में जीते हैं, मतलब किसी की भी बातों में जो आ जाते हैं, तुरंत किसी ने कुछ बोला और हमने मान लिया और हम भी उसी तरफ चले गए, तो हम सबकी जो थिंकिंग जो है, जो थॉट्स हैं वो इस तरीके के ना हो, बल्कि हम सबके अंदर लॉजिक होना चाहिए। मतलब हम सबको क्या है, किसी की भी बातों में ना आकर तुरंत वही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, फिर उस काम को सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाहिए या करना चाहिए, उस काम में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं, लास्ट लाइन है बल्कि ये, है ना, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अभी मैं आपको यहाँ पर एक वर्ड से इंट्रोड्यूस करूँगी, दी। दी मीन्स होता है तू, दी इज़ अ लेटिन वर्ड जिसका मतलब होता है तुम या फिर तू। तो यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो बोलते हैं कि जो माइंड है वो कैसे हो, तुम्हारे द्वारा चलाए जाते हो, और लोगों के जो थॉट हो कैसे हो, वाइडनिंग मतलब कहना चाहिए ग्रेट थॉट्स हो, है ना, सभी के ग्रेट थॉट्स हो, और जो एक्शन हो वो कैसे हो, आपकी तरह ही मतलब चलाए गए एक्शन हो, जो मतलब कैसे हो, सही की तरफ चलते हो, है ना, लोगों के जो एक्शन हो वो कैसे हो, सही की ओर ही चलते हो। और इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब उस आज़ादी के देश में हम सब लोग क्या हो, वो गॉड को यहाँ पर डिनोट करते हुए, यानी कि यहाँ पर वो हम लोगों को बताते हुए गॉड को कि कैसे हम सब लोग जागें, है ना। वो बोलते हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम मतलब उस आज़ादी के देश में माय फादर मीन्स गॉड, है ना, दी मतलब भी यहाँ गॉड है और फादर मीन्स भी गॉड ही है। तो मेरे भगवान लेट माय कंट्री अवेक मतलब मेरी कंट्री को जागने दो। तो यहाँ पर वो गॉड को यही प्रे कर रहे हैं कि हमारा जो देश है, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, सबके जो सर है वो कैसे हो, ऊंचे उठे हों, बिना किसी डर के हों, और उस हेवन में, हेवन मतलब यहाँ पर स्वर्ग बोल रहे हैं, वो ऐसी कंट्री की कामना करते हुए हेवन बोल रहे हैं कि उसमें हम सबके सर जो है, यानी कि हम लोग जो हैं, कुल मिलाकर जो हेड हैं, हेड मीन्स क्या है, हम ही लोग हैं, इस कंट्री के लोग क्या हो, जागें। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इसकी जो समरी है, यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, समझ आ गया होगा कि गॉड को प्रे करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी इमेजिनेशन हमसे शेयर की है इस पोएम के थ्रू, और साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया था, है ना, कि कैसे हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए बने रहिए विदीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी सारी ओल्ड वीडियोस।